हम लोग अभी तक तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की बचत कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि मार्शल का उपभोक्ता की बचत और हिग्स द्वारा व्यक्त उपभोक्ता की बचत में कैसे हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस इज ग्रेटर देन हिग्सियन कंज्यूमर सरप्लस। वास्तव में हिग्स ने ये कहा कि जो मार्शल का उपभोक्ता की बचत है वही वास्तव में आय में क्षतिपूरक परिवर्तन है, इनकम कंपेंसेटिंग वेरिएशन है। लेकिन इस बात को हेंडरसन ने दूसरे तरीके से व्यक्त किया कि और इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि वास्तव में मार्शल का जो उपभोक्ता की बचत है वह एग्जैक्टली वही नहीं है जो आय में क्षतिपूरक परिवर्तन है। और इसके लिए उसने इस बात पर अधिक जोर दिया कि मार्शल मात्रा को स्थिर रखने पर अधिक बल देता है, जबकि आय क्षतिपूरक परिवर्तन में मात्रा स्थिर नहीं रहती है। तो हम लोग पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वह यही पढ़ेंगे कि क्या दोनों बराबर हैं और हेंडरसन ने कैसे यह सिद्ध किया कि दोनों बराबर नहीं हैं। तो कुछ नोट्स के लिए आपको हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर आपको चीज़ें समझा देंगे। हिग्स pointed out that Marshallian consumer surplus was similar to the compensating variation in income of his indifference curve analysis of demand। हिग्स ने अपने तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से मांग की व्याख्या में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आय में जो क्षतिपूरक परिवर्तन है वह और उपभोक्ता की बचत जिसकी व्याख्या मार्शल ने की दोनों आपस में बराबर। लेकिन हेंडरसन ने कंज्यूमर सरप्लस एंड द कंपेंसेटिंग वेरिएशन रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज वॉल्यूम 8 नंबर 2 पेज 117 में इसका विरोध किया और कहा कि द डिफरेंस बिटवीन कंपेंसेटिंग वेरिएशन इन इनकम एंड मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस रेस्ट्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज्ड। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच जो अंतर है वो इस बात पर आधारित है कि जो मात्रा खरीदी जा रही है वो कितनी है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। मार्शलियन कंज्यूमर सरप्लस इन्वॉल्व्स क्वांटिटी कॉन्स्ट्रेंट। मार्शल के उपभोक्ता की बचत की अवधारणा में एक मात्रा की सीमा है कि मात्रा वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बट इन हिग्सियन कंज्यूमर कंपेंसेटरी वेरिएशन इन इनकम देयर इज़ नो सच कॉन्स्टेंट। जबकि हिग्स के आय क्षतिपूरक परिवर्तन में मात्रा का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। हेंडरसन showed that Higsian consumer compensating variation in income is greater than Marshallian consumer surplus। अब हेंडरसन ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो आय में क्षतिपूरक परिवर्तन है जिसकी व्याख्या हिग्स ने की, यह वास्तव में मार्शल के उपभोक्ता की बचत से ज़्यादा होती है। वो कैसे होती है उसे हम चित्र से देखेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि ये चित्र इसी तरह का साफ साफ बना देते हैं और ऐसा करते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पर ना आए, दोबारा उल्टा कर तुमको दिखा देंगे। ये यहाँ देखो, घुमाई दे क्या इसको, 1 मिनट रुक जाओ, आपको ब्लैक बोर्ड सामने कर देता है। आ रहा है? अब देखो यहाँ मार्शल का उपभोक्ता की बचत और आय क्षतिपूरक परिवर्तन, हमें दोनों को बनाना है। और हेंडरसन ने इस चित्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि जो आय क्षतिपूरक परिवर्तन है वह ज़्यादा है और मार्शल का उपभोक्ता की बचत कम है। वो कैसे है?
ये मान लो कि कीमत रेखा दी हुई है, तुमने देखा है कि कीमत रेखा दी हुई है, इसी तरह का नोटेशन लिख दें, क्या लिखा हुआ है, QRL। ठीक है, QRL IC2 IC1 GS। देखो आप ब्लैक बोर्ड पर चित्र जो बना हुआ है ये आप पहले भी बना चुके हैं। अब ठीक है, अब देखो यहां कीमत रेखा तुमको ML, ये भी वही लिख दो, ठीक रहेगा। कीमत रेखा ML तुम्हारे पास है। इस कीमत रेखा के दिए होने पर Q बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। अब अगर देखा जाए तो इस कीमत रेखा पर जो कीमत रेखा है उस पर हिग्स की व्याख्या में कितना देने को तैयार है और मार्शल की व्याख्या में कितना देने को तैयार है ना। हिग्स की व्याख्या जानने के लिए तुमको याद है कि हम शुरू से केवल प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या अगर कर देते हैं तो इसी को नीचे ले आते हैं और यह है तुम्हारे इस रिश्ता वक्र को जो बता रहा है कि आप क्या देने को तैयार हैं। जहां स्पर्श करेगा मान लो यहां कर रहा है, ठीक है, अगर यहां कर रहा है ये, ठीक है, तो इसका मतलब इस कीमत रेखा पर वो कहीं न कहीं होगा। और ये कीमत रेखा बता रही है कि ये जो देने को तैयार है वो QL के बराबर है। किसके बराबर है? क्योंकि मात्रा यहाँ फिक्स रहनी है, मात्रा में परिवर्तन, मात्रा का कांस्टेंट आपने पीछे पढ़ा है कि मात्रा का कांस्टेंट है कि मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। तो नहीं होगा अगर मार्शल में, यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ अगर आप संतुलन में आते हैं तो परिवर्तन मात्रा में हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ आप मात्रा निश्चित रहती है तब ऐसे में मार्शल में इतना आप देने को तैयार हैं QR और हिग्स में कितना तैयार हैं QL। ये यहाँ से ये देखो ऐसे ये और ये या इसमें कुछ लिखा है यहाँ कि नहीं लिखा है, बनाया ही नहीं है। खैर, तो मान लो अगर नहीं है तो इतना आप वास्तव में पाने के लिए इतना वास्तव में छोड़ रहे हैं, ये तो एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन इतना मार्शल की स्थिति में आप इतना छोड़ने को तैयार हैं और हिग्स में आप इतना छोड़ने को तैयार हैं। इसका मतलब कि हिग्स में कम छोड़ने को तैयार, मतलब हिग्स में ज़्यादा छोड़ने को तैयार है और मार्शल में कम छोड़ने को तैयार है। तो उपभोक्ता की बचत मार्शल के केस में इतनी ही होगी और हिग्स के केस में इतनी होगी, यानी ये पोर्शन पूरा जो होगा
यह बचेगा हिग्स के केस में ना, और ये पोर्शन जो होगा वह बचेगा मार्शल के केस में। तो इसका मतलब यह है कि हेंडरसन ने कहा कि वास्तव में आय क्षतिपूरक परिवर्तन और मार्शल की उपभोक्ता की बचत दोनों एक समान नहीं है, जबकि हिग्स ने क्या कहा था कि दोनों एक जैसे हैं। अब इसको सिद्ध करने के बाद हिग्स को लगा कि ये तो सही कह रहा है, उसने इसका गहराई से अध्ययन किया, फिर उसने उपभोक्ता की बचत की अलग से 4 अवधारणाएं प्रस्तुत की, और उन चारों अवधारणाओं को हम देखिए किस नाम से जानते हैं। अब इसको हम आगे, हिग्स एक्सेप्टेड द सजेशन ऑफ हेंडरसन एंड आफ्टर डीप स्टडी एक्सटेंडेड द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ही प्रपोज्ड 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। उन्होंने उपभोक्ता की बचत की 4 अवधारणाएं प्रस्तुत की, जो आपने कभी अपनी किसी क्लास में पढ़ा होगा। पहला क्या है? प्राइस कंपेंसेटिंग वेरिएशन, कीमत में क्षतिपूरक परिवर्तन, नाम याद है ना। दूसरा, प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन, कीमत में समतुल्य परिवर्तन, ठीक है। तीसरा, क्वांटिटी कंपेंसेटिंग वेरिएशन, मात्रा में क्षतिपूरक परिवर्तन। और चौथा है क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन, कीमत मात्रा समतुल्य परिवर्तन, ठीक है। तो हिग्स ने 4 अवधारणाओं की व्याख्या की, प्राइस कंपेंसेटिंग, प्राइस इक्विवेलेंट, क्वांटिटी कंपेंसेटिंग, क्वांटिटी इक्विवेलेंट। अब इसको अलग अलग हम देखेंगे कि कैसे चारों अवधारणाओं की उन्होंने व्याख्या की। बस छोटा सा चित्र और 2-2 लाइन की व्याख्या है। ध्यान से केवल सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है। एक ही सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अब पहला देखो, कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन। शुरू करने के पहले ही तुमको एक बात बता दें कि कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन का मतलब है सीधा सीधा प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या। ये दिमाग में पहले से बैठा लो कि जब कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन की बात कही जाए तो हमें व्याख्या किसी करनी है? प्रतिस्थापन प्रभाव की, ठीक है। अब देखो, कीमत में एक बार वो सुन लो, कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन को कैसे तुम डिफाइन करोगे। कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी द कंज्यूमर विल पे फॉर द privilege of buying a commodity at a lower price so that he obtains the initial level of satisfaction, ठीक है। Price compensating variation is nothing else but income compensating variation explained in case of substitution effect। कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन यह वास्तव में और कुछ नहीं है बल्कि वही आय क्षतिपूरक परिवर्तन है जिसकी व्याख्या हम प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत करते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं? वहाँ सिर्फ ये करते हैं कि इसको पहले बना देते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यही चित्र बनाए ताकि आराम रहेगा। ये कीमत रेखा दी हुई है, इस पर आप यहाँ संतुलन में हैं, यहाँ तक आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वस्तु सस्ती हो जाती है, क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है, तो कीमत रेखा ये हो जाती है, ठीक है। कह रहा है कि वो मैक्सिमम अमाउंट जितना वो बिलिंग टू पे है। आपने सुना है कि जब कीमत घटती है तो हम उसे उतनी आय वापस ले लेते हैं ताकि वह पुराने ही संतुष्टि पर कहीं न कहीं बरकरार रहे। यही तो याद है प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या पढ़े थे? प्रतिस्थापन प्रभाव में कीमत कम होने के कारण जो उसकी आय बढ़ती है उससे बढ़ी हुई आय क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं ताकि वह पुराने ही संतुलन बिंदु पर कहीं न कहीं
अर्थात पुराने तरसता पथ पर कहीं न कहीं विद्यमान रहे, अर्थात उसकी संतुष्टि में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए क्या करते थे कि नई कीमत रेखा को नीचे ले आते थे और इस प्रकार खींचते थे कि ढाल वही रहे और ऐसे हो जाए। तो संतुलन यहाँ था, अब कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ वो कम आय को व्यक्त करेगा और कम कीमत को व्यक्त करेगा, क्योंकि आपने उससे आय ले लिया और कीमत कम हुई ही है। तो यही आय क्षतिपूरक परिवर्तन है। ये क्या है, इनकम कंपेंसेटिंग वेरिएशन। तो यही वह मात्रा है इतना जितना वो छोड़ने को तैयार है। ठीक है, तो कह रहा है कि वह मैक्सिमम अमाउंट है जिसे वह छोड़ने को तैयार है, ताकि कीमत घटने पर उसे पुराना ही संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता रहे। तो इतना वही आय क्षतिपूरक परिवर्तन से जो उससे ले लिया जाता है वही वो देने को तैयार है। सीधी सी बात है, जितना उससे आप ले लेते थे अब वही मैक्सिमम है जो वो दे सकता है, ताकि उसकी संतुष्टि में कोई परिवर्तन ना हो। तो परिभाषा क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है जिसे वह देने को तैयार है, ताकि उसकी प्रारंभिक संतुष्टि में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर इससे आप इतना ले लेते हैं तब भी वह यहीं रहेगा कहीं न कहीं। बस ये होगा कि यहाँ था और वहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, केवल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बदल जाएंगी, एक्स की मात्रा बढ़ जाएगी, वाई की मात्रा घट जाएगी, लेकिन संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसमें चाहो तो वही नाम भी रख दो, पी जी क्यू एस। ये हो गया पी जी क्यू एस। आर सी वन, ये। तो अब वो प्रारंभिक संतुष्टि के स्तर पर विद्यमान रहेगा और इसके लिए वह अधिकतम कितना दे सकता है, वह पी जी के बराबर होगा। तो ये जो पी जी मात्रा है, इतना ऐसे भी कह सकते हो कि इतना उससे ले लिया जाए तो वह आय क्षतिपूरक परिवर्तन हो जाएगा। ये कह सकते हो कि अधिकतम इतना यह दे सकता है ताकि उसकी संतुष्टि वही बनी रहे, तो यह उसकी विलिंगनेस टू पे हो जाएगी। तो एक ही बात है, दो तरह से कह सकते हो। इसका मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव याद रखने की जरूरत है और आय क्षतिपूरक परिवर्तन याद रखने की जरूरत है। इससे तुम कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन की व्याख्या आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो। और दूसरा क्या है, यह कीमत समतुल्य परिवर्तन। समतुल्य का परिवर्तन का मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ तुमने कीमत घटाई थी, वहाँ कीमत बढ़ जाएगी। और समतुल्य परिवर्तन में अभी वहाँ था कितना अधिकतम वो दे सकता है, अब वह कितना न्यूनतम उसे चाहिए कि ताकि उसकी संतुष्टि वही बनी रहे। बस मुख्य लाइन रखने की जरूरत है। अभी तक क्या था कि कितना वह अधिकतम दे सकता है ताकि उसकी संतुष्टि वही बनी रहे, ये क्षतिपूरक परिवर्तन है। अब कह रहा है कि वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो कितना वह मिनिमम उसे चाहिए ताकि उसकी संतुष्टि वही बनी रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये समतुल्य परिवर्तन है। ठीक है, और ये सारे जो भी इसको मिला दो। अब देखो बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल सेंटेंस को याद रखने की जरूरत है। जैसे वहाँ था क्षतिपूरक परिवर्तन में आय क्षतिपूरक परिवर्तन को ध्यान में रखना है और पुरानी संतुष्टि पर बने रहने की स्थिति को बनाए रखने के लिए अधिकतम कितना वो दे सकता है। यहाँ कीमत बढ़ने पर उसकी संतुष्टि फिर भी पुरानी वाली रहे, तो उसके लिए उसे कितना न्यूनतम चाहिए, कितना उसे आय आपको देनी पड़ेगी। यहाँ भी देना पड़ेगा, वहाँ उससे आप लेते हैं। बात समझा रहे नहीं? तो यह वह न्यूनतम मात्रा जो उसे आप चाहिए ही चाहिए ताकि उसकी संतुष्टि पूर्ववत बनी रहे। तो ये देखो आराम से समझ जाओगे। तो ये प्रारंभिक कीमत है, मान लो यहाँ मान लो संतुलन है। ठीक, अब कह रहा है कि वस्तु महंगी हो गई, यानी ये हो जाएगी, यही ना होगी।
तो इस पर कहीं आ जाएगा वो, लेकिन वो इसी पर बना रहे पहले वाले पर। इसके लिए जरूरी है कि उसको इस अब बढ़ी हुई कीमत को प्राप्त करने के लिए उसे आय भी उसकी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। आय बढ़ेगी तभी तो जाएगा। तो हम उसकी आय को इस प्रकार बढ़ाते हैं कि वो बढ़ी हुई आय और बढ़ी हुई कीमत को व्यक्त करे और इस तरह से कहीं उसको स्पर्श करे। ये हो गया ना। तो अब कहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ। तो एक संतुष्टि यहाँ है, एक यहाँ है। तो कीमत बढ़ने के बाद वो अपनी पुरानी तटस्थता वक्र पर ही कहीं न कहीं बना रहे, इसके लिए वो कितनी न्यूनतम मात्रा अनिवार्य रूप से वो चाहेगा ही चाहेगा। वो मिनिमम अमाउंट, देखिए आपको पढ़ के सुना दें डिफिनीशन इसकी, कि प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन इज द मिनिमम सम द कंज्यूमर विल एक्सेप्ट to receive for foregoing the opportunity of buying at low price so that he obtains the subsequent level of welfare which he reaches with the low price। ठीक है, ये नहीं है। ये यहाँ है, रुक जाओ एक मिनट। कहाँ चला गया भाई? तरह की समस्या इसी में। देखो ये बिल्कुल इसी तरह की व्याख्या है। ये इसमें मैंने तुमको बता दिया कि तुम परिवर्तन कैसे होता है इसको जान जाओ कि उसी के बराबर संतुष्टि रहे। अब ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि कीमत घटने पर, अगर कीमत घटने का लाभ न लेने के बजाय जो कीमत पहले है, अगर उसी पर तुम इस संतुष्टि को चाहो तो तुम्हें कम से कम कितना प्राप्त होना चाहिए, वो मिनिमम अमाउंट क्या होगा जो तुम रिसीव करने को तैयार होगे। कि कीमत घटने का तुम्हें लाभ अगर नहीं लेना है तो तुम्हें कितनी आय और दे दी जाए कि तुम इस संतुष्टि के स्तर को उसी कीमत पर प्राप्त कर लोगे। जैसे ये देखो, यहाँ है मान लो तुम यहाँ संतुलन में हो, ठीक है। अब कीमत ये सस्ती हो गई, ठीक है। अब तुम यहाँ आ गए, ठीक है। तो अगर तुम कीमत घटने के बाद यहाँ आ गए यानी संतुष्टि बढ़ गई, तो कह रहा है कि मान लो कि अगर तुम इसी कीमत पर यह संतुष्टि प्राप्त करना चाहो तब तुम्हें कितना न्यूनतम और आय मिलनी चाहिए, यानी मिनिमम अमाउंट जो तुम स्वीकार करने को तैयार होगे कम से कम कितना मिले, यानी घटी हुई कीमत का लाभ लेने से वंचित रहने के लिए आपको कितनी आय दे दी जाए तो आप पुराने कीमत पर इस संतुष्टि को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी को तुम ऊपर बढ़ा दो, कीमत यही रहेगी। अब इसको ऊपर बढ़ाओ, ये ले गए यहाँ तक, ये हो। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि इतना अगर तुमको मिल जाए ये, तो तुम इसी कीमत पर आराम से इस संतुष्टि के स्तर को प्राप्त कर सकते हो। तो यह है तुम्हारा हो गया समतुल्य परिवर्तन, प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन, कि यह कीमत घटने का जो लाभ है
उसके ठीक बराबर लाभ आपको हम बिना कीमत घटे ही देने को तैयार हैं, या उसे इतना अगर मिनिमम अमाउंट मिल जाए, जैसे मान लो कोई वस्तु 10 रुपये में थी, तुम 1 किलो खरीदते हो, ऐसे समझो। अब वो 5 रुपये में हो गई तो तुम 2 किलो खरीद लोगे। तो अगर वो 10 ही रुपया रहे और तुम्हें 10 रुपया और दे दिया जाए तब भी तो तुम 2 किलो खरीद लोगे। तो तुम 2 किलो दो तरह से खरीद सकते हो, एक तो कीमत 5 रुपया हो जाए और दूसरा तुम्हें 10 रुपया दे दिया जाए। तो अगर तुमको 10 रुपया दे दिया गया तब उसे क्या कहेंगे, कीमत समतुल्य परिवर्तन हुआ। और अगर तुमसे ले लिया गया 5 रुपया तब तुम्हें क्षतिपूरक परिवर्तन हुआ। एक बार दे दिया गया, एक बार ले लिया गया, इतना ही किया गया सिर्फ। तो एक बार वो मैक्सिमम अमाउंट जो तुम देने को तैयार हो ताकि वहीं रहो, तो तुम 5 रुपया दे सकते हो, क्योंकि तब भी 1 किलो खरीदते थे, अभी कितना खरीदोगे, 1 किलो। तो दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच यू आर एक्चुअली विलिंग टू पे इन केस ऑफ प्राइस कंपेंसेटिंग वेरिएशन। अब वह मिनिमम अमाउंट क्या होगा विच यू रिक्वायर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो वो होगा 10 रुपया, क्योंकि 10 पाओगे तभी तुम 20 रुपये में 2 किलो खरीद पाओगे। तो एक बार तुम मिनिमम लेने के लिए क्या तैयार हो, एक बार मैक्सिमम देने के लिए क्या तैयार हो। एक जगह क्षतिपूरक परिवर्तन और एक जगह समतुल्य परिवर्तन, ठीक है। इसी को तो ये हो गया प्राइस है। तो यहाँ ये मात्रा जो हुई, एक इसमें लिख देते हैं, रुको, यही सारा जो नोटेशन है, ई एफ PL1 PL2, ये देखो EF PL1 PL2 IC1 IC2 S Q S R Q S R, ये तो यहाँ जो तुम देख रहे हो, पहले वो Q पर है, कीमत घट जाती है तो R पर चला जाता है। लेकिन अगर हम कीमत न घटाएं और PL1 पर ही उसको वह संतुष्टि देना चाहें जो उसे IC2 पर प्राप्त हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, PL1 रेखा को तब तक बढ़ाना पड़ेगा ऊपर की तरफ जब तक कि वो EF न हो जाए और IC2 को कहीं कहीं स्पर्श न करे। अर्थात यह वह मिनिमम मात्रा होगी जो उसे देना पड़ेगा आय का, ताकि वह यहाँ आ जाए, इस संतुष्टि को प्राप्त करे, जबकि कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो कम कीमत पर वस्तु को खरीदने की सुविधा का त्याग करने के लिए वह न्यूनतम कौन सी मात्रा होगी जो वह प्राप्त करने को तैयार होगा। यही एक लाइन की बात है जिसकी हम व्याख्या यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा है क्वांटिटी कंपेंसेटिंग वेरिएशन, डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ए कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे फॉर द प्रिविलेज ऑफ बाइंग ए गुड एट ए लोअर प्राइस इफ along with this privilege he is constrained to buy the quantity of the good which he would buy at the lower price in the absence of any compensating variation. मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन का मतलब यह है कि अपनी मात्रा जितनी वह उपभोग कर रहा है उतनी ही करता रहे, इसके लिए वह कितनी न्यूनतम मात्रा छोड़ने को, एक मिनट रुक जाओ, तुमको सही से एक लाइन में, एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ए कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे फॉर द प्रिविलेज ऑफ बाइंग ए गुड एट ए लोअर प्राइस। सस्ती दर पर किसी वस्तु को खरीदने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक उपभोक्ता कितनी अधिकतम अपनी आय की मात्रा छोड़ने को तैयार होगा, और साथ साथ यह शर्त है कि मात्रा उतनी ही खरीदे जितना पहले खरीद रहा है। जिस 10 रुपये की कीमत थी तो 1 किलो खरीद रहा था, कीमत 5 रुपये हो गई तो अभी कितना खरीदेगा, 1 ही किलो खरीदेगा। यानी ऐसी स्थिति में कितना छोड़ सकता है, 5 रुपये छोड़ दे तो 5 रुपये में खरीद लेगा। तो अब उसमें देखना है कि कितना मात्रा में क्षतिपूरक परिवर्तन
अभी तक क्या था, हम उसको मात्रा को स्थिर नहीं रख रहे थे इसके पहले। अब क्या करेंगे, मात्रा को हम स्थिर रख रहे हैं। तो मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन क्या होगा, मात्रा वही रहे तब उसे कितना देना होगा। जो 5 रुपया हम छोड़ रहे हैं, ये 5 रुपया छोड़ेंगे कि 4 रुपया छोड़ेंगे कि 3 रुपया छोड़ेंगे, यदि मात्रा हम वही इस्तेमाल करें तो देखो इसका चित्र कैसे बनेगा। मिटा दें इसको। मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन में हम मात्रा वही उपभोग करते हैं, तब हमें कितनी आय छोड़नी पड़ती है, वह अधिकतम मात्रा क्या होगी। इसमें क्या नाम लिखा है, देखो ये है तुम्हारा संतुलन था, दिया हुआ था, अब बस सस्ती हो गई, ठीक। तो अब संतुलन कहाँ चला गया, यहाँ हो गया, ठीक है। क्या लिखा है, मात्रा क्या है, RSMTQ। ये देखो ध्यान से, अब यहां कह रहा है कि सस्ती वस्तु ये हो गई है, पहले यहाँ Q पर संतुलन में था, सस्ती हो गई तो R पर चला गया। अब कह रहा है जो R पर वो जितनी वस्तु को खरीद रहा है, इतनी ही वस्तु अगर वह खरीदे यहाँ, तो ऐसे में से संख्या वही है ना, अब यहां देखो, यहां कह रहा है सिर्फ ये है जो RS है, ये RS इतना वही मात्रा खरीदे, इसके लिए वह इतनी मात्रा RS की मात्रा वह छोड़ने को तैयार होगा। यही आय में क्षतिपूरक परिवर्तन है। ये नहीं है, यहां से देखो, यहाँ पर नहीं आ रहा है, केवल यहीं पर है RS ही वो उसकी मात्रा में क्षतिपूरक परिवर्तन है। तो उस जो पूरी व्याख्या है वो ये है, कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ए कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे। तो अधिकतम जो देने को तैयार होगा वो कितना होगा, इस बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक देने को तैयार है, और यहाँ एक्चुअल देता कितना है, वो यहाँ है। तो ये RS मात्रा जो है वो उसकी एक्सेस है, जो वह और देने को तैयार है, इतना उसको वास्तव में देना पड़ा। तो उतनी ही मात्रा को बनाए रखने के लिए वह इतना देने को तैयार है और अधिक। तो ये उसकी मैक्सिमम वह मात्रा है जो उसी मात्रा को प्राप्त करने के लिए देने को तैयार है। इसलिए RS या MT को हम कहते हैं मात्रा क्षतिपूरक परिवर्तन है, ठीक है। इसी तरह क्वांटिटी का समतुल्य परिवर्तन है, जैसे वहाँ क्षतिपूरक था, अब वहाँ यहाँ है क्या कि कितना वह मैक्सिमम देने को तैयार है, अब समतुल्य में होगा कितना वो मिनिमम चाहेगा। जैसे उसमें था कि क्षतिपूरक में कितना छोड़ता है और समतुल्य में कितना चाहता है, कि कितना पाए कि उसकी वह मात्रा बनी रहे, यही ना। तो देखो क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन में defined as the minimum sum of money that the consumer will accept for foregoing the opportunity of buying the commodity at the lower price। यहाँ कम मूल्य पर प्राप्त करने के लिए कितना अधिकतम देने को तैयार हो जाता है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। वहाँ कम मूल्य की सुविधा को छोड़ने के लिए कितना मिनिमम चाहिए, दो ही लाइन केवल याद करना है। एक जगह कम मूल्य पर खरीदने की सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए वह कितना छोड़ने को तैयार है, और वहां कह रहा है कि हम कम मूल्य पर न खरीदें, इसके लिए हमें कितना चाहिए।
वहाँ भी सुविधा छोड़ेगा ना भाई, सस्ता मिल रहा है लेकिन सस्ते में नहीं जा रहा है, 5 रुपये में मिल रहा है लेकिन वो 5 पर नहीं अगर जाना चाहता है तो 10 रुपये का सामान उतना ही खरीदने के लिए कितना उसे चाहिए। अभी आपने देखा ना कि अगर आप चाहते हैं 2 किलो खरीदे तो 10 रुपये उसको देना पड़ेगा, या तो 5 रुपये करिए। तो वो सस्ता सामान पाने के अवसर का त्याग करने के लिए कितना मिनिमम चाहेगा उसे हम कहेंगे समतुल्य परिवर्तन, यही ना। तो यहाँ देखो, अब देखो यही चित्र जो यहाँ पर है जैसे बना है, इसको ऐसे ही अगर तुम बनाओ, जैसे ये देखो, ये है तुम्हारा पहला संतुलन, ठीक। अब कह रहा है बस सस्ती हो गई, यहाँ हो गई, तो अब ये संतुलन हो गया, ठीक। यहाँ अब कह रहा है पहले हम इतना मात्रा खरीद रहे थे इस पर, अब हम यहाँ न जाएं, सस्ता हो गया ना, हम वहाँ न जाएं तो हम इतनी ही मात्रा खरीदें ये, लेकिन हमको संतुष्टि कौन सी मिले, ये वाली। तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा कि हमको आप इसके बाद इसको ऊपर ले जाइए जहाँ ये इसको स्पर्श करे, ऐसे ना, यानी यहाँ यहाँ तक। तो अगर इतना हमको दे दिया जाए, मिल जाए, और तो हम इसी कीमत पर इसी मात्रा के साथ इस संतुष्टि पर हो जाएंगे ना। पुरानी ही कीमत रहेगी, पुरानी ही मात्रा रहेगी, और संतुष्टि कहाँ हो जाएगी, उस नई रेखा पर। तो ये जो टी क्यू होगा यहाँ तक, ये क्यू है, मान लो ये क्यू है, ये टी है, तो ये टी क्यू जो है इतना समतुल्य परिवर्तन है जो आपको देना पड़ेगा। क्या करना होगा, देना पड़ेगा। इतना वो मिनिमम मात्रा है जिसे लेकर के वह कम दाम पर किसी वस्तु को खरीदने की सुविधा का त्याग करने को तैयार है, बस सीधी सी बात है। और वहाँ अधिकतम मात्रा है जिससे वह कम मूल्य पर वस्तु को खरीदने के लाभ को पाने के लिए छोड़ने को तैयार है। वहाँ लाभ पाने के लिए छोड़ने को तैयार है, और यहाँ उस लाभ को न पाए इसलिए पाने के लिए कितना उसे चाहिए। भाई दोनों की स्थिति एक एक अक्षर से बदलती है, ज़्यादा नहीं बदल रही है, ठीक है। तो यहाँ यह है कि QT इज द क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन। ठीक है, ये विभिन्न क्षेत्र उपभोक्ता के बचत की अवधारणाएं हैं। वास्तव में इसकी जो मुख्य आलोचना है इस अवधारणा की, इसमें तुम देखो तो ये वास्तव में मेंटल कैलकुलेशन ही ज़्यादा है। और इस संदर्भ में हेंडरसन ने कहा, देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस इन थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, पेज 120 में, द मार्जिन बिटवीन द ऑफर प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस becoming narrower as the series of actions is extended until it vanishes as he completes his financial purchases। वास्तव में सारी गणित इसकी है कि आप क्या देना चाहते हैं और क्या वास्तव में देते हैं। पूरे के पूरे उपभोक्ता की बचत में एक ही लाइन तो इम्पॉर्टेंट है कि क्या देना चाहते हैं और क्या वास्तव में देते हैं, इसी पर सारी व्याख्या है। लेकिन जब आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं तो धीरे धीरे जो देना चाहते हैं और जो देते हैं वह एक तरह से उसका अंदर खत्म ही हो जाता है। और सच पूछिए, व्यवहारिक अगर आप देखें ईमानदारी से, तो जहाँ तक चाहने की बात है, कितना आप देना चाहते हैं, तो ज़्यादातर केसेज में आप जो कीमत है उससे बहुत कम देना चाहते हैं बजाय ज़्यादा देने के। आप में से कितने लोग हैं कि जो ज़्यादा देना चाहते हैं? प्रैक्टिकल आप देखिए ज़रा समाज में जाकर के। जैसे अभी कारपेट वाला आपके दरवाजे पर कारपेट बेचने आता है, कहेगा साहब कितने का, तो कहेगा साहब 12,000 का है। नहीं, ये तो बहुत महंगा है,
तो पूछेगा साहब आप कितना देना चाहते हैं, आप कहेंगे 2000 रुपया। कहते हैं ना फेरी वाले से कितना बताते हैं, आधा से कम तो पक्का बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक्चुअल प्राइस अभी आपको नहीं पता है, लेकिन जो आप देना चाहते हैं वह भी ज़्यादातर केसेस में जो कंज्यूमर की मेंटेलिटी होती है वो ये है कि वह कितना कम से कम दाम लगाए। और कभी कभी कुछ इस तरह के भी कंज्यूमर हैं कि वो इतना कम दाम लगा देंगे कि उनको डांट के भगाना पड़ेगा दुकान पर से ना। तो बड़ा इसलिए ये जब बहुत सारे एक्शंस आप करते हैं तो ये जो बीच का गैप है बहुत नैरो हो जाता है, और फिर ये उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का मतलब कोई बहुत रह नहीं जाता है। ठीक है, सिद्धांततः तो सही है, लेकिन व्यवहार में आप देखेंगे तो बहुत सारे केसेस में, और कहीं कहीं आप देखेंगे कि जहाँ इमरजेंसी है या जहाँ आप बहुत प्रसन्न हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा दिखावे में कोई काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस को इकोनॉमिक्स में एबनॉर्मल माना जाता है और हम ये मानकर व्याख्या करते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है और परिस्थितियाँ सामान्य हैं। इसलिए ऐसे किसी स्थिति में किए गए निर्णय या व्यय को हम कभी भी सीधे इकोनॉमिक्स से जोड़ नहीं सकते। अब अचानक आप पता चला कि यूनिवर्सिटी टॉप कर गए और आप लगे पूरे गांव को खिलाने पिलाने, तो उस व्यवहार को सामान्य व्यवहार नहीं कहा जा सकता ना। वो आपके, ये अलग बात है खिलाने पिलाने के बाद रात में आपको लगे कि सुसाइड करने बड़ा खर्चा कर लीजिए, लेकिन वो तो बाद में लगेगा ना, पहले तो आप खर्च ही कर देंगे ना। तो इसलिए ये जो है उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की एक तरह से ये सरप्लस की आलोचना भी है। थोड़ा इसमें इसकी आलोचना और इसका उपभोक्ता की बचत का सैद्धांतिक महत्व क्या है, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, इसमें क्या फायदा, समझ में नहीं आएगा क्या। देखो इस पूरी व्याख्या में 2 ही 3 लाइन है। एक तो ये है कि कीमत घटने पर वह घटने का लाभ नहीं चाहता है मान लो, तो उसके लिए वह कितना देने को तैयार है। और दूसरी बात, वह कम कीमत के अवसर का त्याग करने के लिए उसे कितना आपको देना पड़ेगा। एक बार कितना उससे आप ले सकते हैं, एक बार कितना वह आपसे ले सकता है। एक बार वह क्षतिपूरक है और एक बार वही समतुल्य है। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। सर ये चारों जो अवधारणाएं बाद में हिग्स ने दी है वो सब समझ में आ गया, लेकिन जो हेंडरसन ने जो उनकी आलोचना की सर वो मुझे वास्तव में हेंडरसन ने सिर्फ ये कहा कि जिस बात की हम व्याख्या करते हैं कि जो हम देना चाहते हैं और जो देते हैं उसका अंतर ही बचत है। हर जगह बता रहे हैं ना, चाहे हिग्स बता रहे हो चाहे मार्क्सवेल बता रहे हो, उसने उसी की आलोचना की कि वास्तव में ये जो हम देना चाह रहे हैं, ये जब बहुत सारे एक्शन हो जाते हैं धीरे धीरे, तो ये लगभग समाप्त हो जाता है हमारा। जब हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमारे पास जब पैसा नहीं बचता है, तो हम कम से कम देना ही चाहते हैं। यही जान पाना मुश्किल हो जाएगा कि हम अंतर कैसे निकालें दोनों का। पता चला कि हम देना कम चाह रहे हैं, मिल रहा है ज़्यादा में, तो बचत होने के बजाय क्या हो जाएगी, घाटा हो जाएगा। जैसे आप देने को 2000 तैयार हैं, मिलती है 5000 में सामान मिल रहा है। और ये भी सही है कि व्यवहारिक जीवन में हम ज़्यादातर कम ही देना चाहते हैं, ज़्यादा नॉर्मली हम देने को तैयार नहीं होते हैं। कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ इमरजेंसी है, उसको आप छोड़ दीजिए, तो सामान्य जीवन में हम किसी वस्तु ज़्यादा बस उतनी सी। कहाँ? अरे जो दूसरे जिले से दूसरे जिले ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो पहले जूनियर होंगे तब ट्रांसफर होगा। सर जो भरा है ये हमें जो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर कर दिया है, गलत भर दिया है। आजमगढ़ तो उसको जौनपुर कर दिया है, तो सही करा दो, हो जाएगा ना। और क्या, उससे गड़बड़ा जाएगा ना, एड्रेस बिगड़ जाएगा ना। सही करा तो अभी हो ही रहा है।
यही चीज बनाओ तो नियम है ही। तो पहले बाएं हाथ में गोल देता था लड़का लोग, अब पूरा फिर झेलता था। अभी नहीं मारते झेला के जा कट करो दौड़ो। सही है। हाँ वहाँ पर लिखवाए हाँ सर। हैं। हाँ लिखवाए। यहाँ नोट जरूर करा देना। हो गया। हाँ इसको जब नोट कराना है तो फोनवर सीरियल डाल दीजिए बैक साइड में। कुछ लिख दे कि हाँ मतलब। हाँ। और सीरियल भी डाला है ना उसी क्रम से जो उनका है अपने को। क्या बेटा वहाँ लिखवाई हो। प्राइवेट है तुम्हारा भी। वहाँ लिखाई हो। हाँ जो प्रीवियस की हो रहा है फाइनल। लिखवाया हो ना। क्या सर? वहाँ लिखा गया रजिस्टर में। नहीं लिखा। तब क्यों साइन करा रहे हो। हाँ रजिस्टर में भी आ जाएंगे लिखवा तब साइन कराना ठीक है। नहीं तो नहीं वो फर्जी हो जाएगा। ठीक सर। रुके रहो करा के तब साइन कराना ठीक है। तो बीरे साहब तुमसे कह दिया यार कि ऊपर कुछ लिख देवा करें। हाँ और साइन होने अपना कह देवा करें। किस क्लास की हो? सर बीए थर्ड ईयर क्या करना है? सर सब्जेक्ट चेक करना है क्या भरी हो? सर इकोनॉमिक्स ऑफ विलेज डेवलपमेंट का फिर इकोनॉमिक्स कॉलेज ऑफ इंडिया और बस वही हाँ, दो ही।